ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का और शुरुआत करेंगे हम बिहार से, जहां एनडीए सरकार की बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि 20 तारीख को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और इस बीच बिहार में सरकार गठन को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। देखिए, आज पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की यह बैठक होगी और इसी बैठक में मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले पर मुहर लगेगी और उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहां जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश। तो ये घटनाक्रम है आज के दिन जो आप देखेंगे। मंत्रिमंडल भंग किया जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वहां जाकर राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसमें गठबंधन के जो साथी हैं वो अपनी अपनी विधायक दल की बैठक करेंगे। उसके बाद जानकारी मिल रही है कि कल काफी मुमकिन है जो एनडीए के विधायक दल है उनकी बैठक हो। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और आज ही नीतीश कुमार नई सरकार बनाने का इसके बाद बताया जा रहा है दावा भी पेश कर देंगे। ये भी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। दरअसल सूत्र ये बता रहे हैं कि 20 नवंबर वो तारीख है जब नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। उनके मंत्रिमंडल में 2 डिप्टी सीएम एक बार फिर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही होंगे। जो बीच में कयास लग रहे थे कि हो सकता है चिराग पासवान की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो इसको लेकर अब खबर आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो बीजेपी से ही होंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही जो जेडीयू से आते हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे में बीजेपी जेडीयू के बीच 13 जो मंत्री हैं दोनों दलों से वो बनाए जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में बनने वाले नई सरकार में कुल 31 मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे और इसमें 5 मंत्री पद फिलहाल खाली रखे जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि स्पीकर का जो पद है वो भी बीजेपी के ही खाते में आएगा। तो कुल मिलाकर सरकार बनाने का ये फॉर्मूला है जो अभी सामने आ रहा है और सरकार बनाने के इस फॉर्मूले में तस्वीर यही उभर रही है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार, नाम उन्हीं का, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। नई सरकार को लेकर इस वक्त के 10 अपडेट भी आपको देते चलते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर लग जाएगी। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जाएंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। तो नई सरकार को लेकर ये 10 अपडेट जो मैं आपको दे रही हूं। आज ही जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगे। इसके बाद फिर कल देखिए एनडीए विधायक दल की बैठक जो है वो कल हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और फिर कल जब बैठक हो जाएगी एनडीए विधायक दल की, उसमें नीतीश कुमार को जब नेता चुन लिया जाएगा फिर नीतीश कुमार जाकर दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। 20 तारीख को बताई जा रही है जब नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है और वही फॉर्मूला रहने वाला है। इस बार भी 2 डिप्टी सीएम दोनों बीजेपी के कोटे से होंगे। नीतीश की नई कैबिनेट में 31 मंत्रियों को जगह दी जाएगी। बीजेपी जेडीयू के कोटे से 13 मंत्री बनेंगे। सहयोगी एलजेपी, आरएलएम और हम के कोटे से एक मंत्री बनाया जाएगा। बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। शनिवार से रविवार तक दिल्ली से लेकर पटना में लगातार हलचल हो रही है। शनिवार को दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का आना जाना लगा रहा। जेपी नड्डा ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह भी अमित शाह से मिले। बिहार के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े भी गृह मंत्री से मिले। दिल्ली में हलचल हो रही है तो पटना में भी नीतीश कुमार का आवास मेल मिलाप का केंद्र बना हुआ है। नीतीश के घर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे।
आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा आए। इन मुलाकातों का मकसद था बिहार में कैसे बनेगी सरकार। विधायक दल की बैठक होगी, जेडीयू की बैठक होगी, फिर बीजेपी की होगी, फिर अपने जो हमारी सहयोगी पार्टी है मांझी जी, चिराग जी और उपेंद्र जी, उनकी पार्टी की बैठक होगी। उसके बाद फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा, फिर वो नेता शपथ लेगा। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया जल्द पूरी होने का दावा किया जा रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। मतलब ये कि नई सरकार का गठन 22 नवंबर से पहले हो जाना है, यानी कि 6 दिन के अंदर सरकार का शपथ ग्रहण होना है। अब बात आती है कि नई सरकार में किसके दल को कितने मंत्री पद मिलेंगे, तो इसका भी खाका लगभग तैयार है। सूत्रों की माने तो जो फॉर्मूला बना है उसके मुताबिक 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इसका मतलब ये कि बीजेपी को 89 सीट मिली तो उसे 15 मंत्री पद मिल सकते हैं। जेडीयू को 85 सीट मिली, यानी कि उसे 14 मंत्री पद मिल सकते हैं। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 19 सीट मिली तो उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 5 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 सीट मिली तो उन्हें शायद 1-1 मंत्री पद मिल जाए। फॉर्मूला तैयार है, लेकिन अभी डिप्टी सीएम को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। डिप्टी सीएम कितने होंगे, कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ये आगे भी डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं, ये तय नहीं है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, बस बयानबाजी हो रही है। अब इसमें चर्चा की क्या बात है, अब तो जो कुछ होना है 1-2 दिन में हो ही जाना है। कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का काम किया। मैं ये मानता हूं कि समय आने पर मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बिहार का मुख्यमंत्री चुनने के लिए अपना मत देने का काम करेंगे। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा उप मुख्यमंत्री और कौन होंगे मंत्री, इसकी तारीख भी अब तय होती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 नवंबर से 20 नवंबर तक 4 दिन गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। 19 या 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई अपने छोटे भाई को मिले जनादेश को लेकर खुश हैं। उन्होंने कहा अच्छा काम किया है, तभी तो जनादेश भी इतना अच्छा मिला है। अच्छा काम किए तो वैसा जनादेश मिला। सबका काम भी किए, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किए, ऐसा आज तक कोई नहीं किया। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से ही जान लेते हैं। शशांक बताइए जरा जल्दी से, अब नई सरकार का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, उसी को बनाने के लिए कवायद कैसे तेज होती नजर आ रही है? देखिए आज 11:30 बजे जो है नीतीश सरकार की मौजूदा कैबिनेट की जो है वो अंतिम बैठक होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। इसमें जो है वर्तमान विधानसभा को भंग करने और 18वीं विधानसभा के गठन की अनुशंसा की जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन जा सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। आज ही बीजेपी विधायक दल एवं जदयू विधायक दल की बैठक हो सकती है। कल एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है जिसमें नीतीश कुमार को जो है एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद वो फिर से राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश करेंगे। 19 या 20
नवंबर को पटना के गांधी मैदान में जो है वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें पीएम मोदी एवं एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम हैं वो शामिल हो सकते हैं। और अब देखिए दूसरा सबसे बड़ी सवाल बात शशांक, अब दूसरा सवाल जरा सुन लीजिए मेरा। और दूसरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, इस पर तो कोई इफ एंड बट है नहीं, लेकिन वो 2 डिप्टी सीएम, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभर कर आई है, तो दोनों डिप्टी सीएम पद बीजेपी के ही होंगे पिछली बार की तरह, या इस बार सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी से भी किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है क्या? इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? और मंत्री पद देने का फॉर्मूला क्या? वही करीब 6-7 विधायकों पर एक मंत्री पद, यही फॉर्मूला रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का जो फॉर्मूला है वो हो सकता है। जो सोर्सेज बता रहे हैं, जदयू से 13 मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, बीजेपी से 13, चिराग की पार्टी से 3 और एचएएम से 1, आरएलएन से 1, कुल 31 जो है वो शपथ ले सकते हैं। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। तो इस बार जो है जानकारी मिल रही है कि 5 जो मंत्री पद हैं वो खाली रखे जाएंगे, आगे चल के जो है इसको भरा जा सकता है। और जहां तक आप डिप्टी सीएम का सवाल कर रही हैं, तो देखिए बिहार की जो सियासत है वो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है, और ये जो पूरा जो मंत्रिमंडल बनेगा नया, इसमें जातीय समीकरण का जो है वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखिए बीजेपी से ही 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, चिराग के पार्टी से होंगे, अब तक ऐसा लग नहीं रहा है। और अब देखिए यहाँ पर उसमें एक जो है अगड़ी जाति से हो सकता है और एक जो है अति पिछड़ा से हो सकता है। तो वो नाम कौन से होंगे, अभी कई तरह के नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन कौन से 2 नाम होंगे वो अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसके लिए हमें लगता है आज शाम तक का इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में मदीना के नजदीक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि उम्रा पर भारतीय तीर्थयात्री जो गए हुए थे, उन्हीं की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका है। मक्का से मदीना जा रही थी बस और डीजल टैंकर में टक्कर हो गई। बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सऊदी अरब में भीषण बस हादसा हुआ है। उम्रा पर गए भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी ये बस थी। इसमें 42 तीर्थयात्री सवार थे और वहां सऊदी अरब में मक्का से मदीना जब बस जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो तीर्थयात्री थे ये सभी हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। डीजल टैंकर से बस जाकर सीधा टकरा गई और यही हादसे का कारण रहा। बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के। इस खबर को लेकर और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। आप जानते हैं सऊदी अरब जहां पर दुनिया भर के मुसलमान पहुंचते हैं मक्का में हज करने के लिए, और उसके बाद मक्का मदीना उम्रा करने के लिए साल भर मुस्लिम जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचते रहते हैं। इसी दौरान 42 तीर्थयात्रियों का एक जत्था जो भारत के हैदराबाद से गया हुआ था सऊदी अरब, उसी की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। 42 तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। लालू परिवार में मचे घमासान से जुड़ी ये खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार में दरार। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक नया बयान आज सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर एक बार फिर रोहिणी का दर्द छलका है। परिवार में एक जहरीला इंसान जरूर होता है, ये कह रही है रोहिणी आचार्य। आप उसे इज्जत दो, लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा। काम निकल जाएगा तो वो अपनी औकात दिखा ही देगा। तो रोहिणी आचार्य ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन परिवार का एक सदस्य ये कहकर परिवार पर जबरदस्त निशाना साधा है। तो जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं, तभी से आप कह सकते हैं कि लालू परिवार के बीच की ये दरार, और दरार भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि खुला घमासान जो सबके सामने है। तो परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जानते हैं। बिलाल, रोहिणी आचार्य सबसे पहले लालू परिवार से सामने आई थी और उन्होंने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों को कटघरे में खड़ा किया था, गंभीर संगीन आरोप तक लगा दिए थे, कैसे गालियां दी गई, चप्पल तक उठा ली गई। और उसके बाद हमने देखा था कल रोहिणी की 3 और बहनें वो लालू आवास छोड़कर निकल गई थी, मतलब एक तरीके से अपना मायका उन्होंने छोड़ दिया था। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मामला कल खत्म हो गया। आज नया दिन और रोहिणी आचार्य का एक नया हमला परिवार पर ही। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एक तरीके से दिक्कत आ रही है बिलाल से, अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं दोबारा कनेक्शन ठीक करवाती हूँ। लेकिन इस बीच ये खबर बड़ी है, कल ऐसा लगा था कि शायद अब रोहिणी आचार्य भी निकल गई हैं, जो भी उनकी नाराजगी थी, गुस्सा था, उन्होंने वो सब कुछ कह सुन लिया है। उसके बाद उनकी 3 बहनें भी निकल गई थी। लेकिन आज नया दिन है और एक बार फिर रोहिणी आचार्य की तरफ से यह हमला बोला गया है, तो मतलब मामला अभी शांत नहीं होगा। रोहिणी आचार्य एक के बाद एक बयान दे रही हैं, आरोपों की बौछार कर रही हैं, लेकिन लालू या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से अब तक इस पूरे विवाद को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ भाई तेज प्रताप हैं, बहन रोहिणी के समर्थन में वो खुलकर सामने आए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। पिता की आंख का तारा थी, मां की राज दुलारी थी, भाई का सम्मान थी, जान थी। जो रोहिणी कल तक पिता को पूजते नहीं थकती थी, भाई तेजस्वी के कसीदे पढ़ते नहीं रुकती थी, परिवार ही जिसके लिए आन बान शान था, वो रोहिणी आज परिवार की आंख की किरकिरी क्यों हो गई, परिवार से अलग क्यों हो गई, परिवार के खिलाफ क्यों हो गई। जिस रोहिणी ने पार्टी को अपना सब कुछ दिया, जिस रोहिणी ने भाई तेजस्वी को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया, उस रोहिणी ने पार्टी को अलविदा क्यों कह दिया। लालू परिवार इस समय 2 मोर्चे पर घिरा है। एक तरफ चुनाव में करारी हार, दूसरी तरफ परिवार में रार। तो क्या रोहिणी आचार्य भाई तेज प्रताप के पद चिन्हों पर निकल पड़ी हैं, जिससे लालू परिवार की कलह और बढ़ने वाली है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले लालू परिवार के बारे में जान लीजिए। रोहिणी आचार्य लालू और राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी है। उनसे बड़ी मीसा है और छोटी चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी है। जिसके बाद भाई तेज प्रताप और फिर तेजस्वी यादव का नंबर आता है। रोहिणी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी, लेकिन अब ये किडनी भी परिवार के कलह के बीच आ गई है। 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजों में आरजेडी को महज 25 सीट मिली, जबकि 2020 में पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। तेज प्रताप करीब 50,000 वोट से चुनाव हार गए, तो लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी अपनी सीट बचा पाए। पार्टी अभी हार का मंथन भी नहीं कर पाई थी
15 तारीख को रोहिणी आचार्य इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में मदीना के पास बड़ा हादसा हुआ है। उम्रे पर गए थे भारतीय और इन्हीं भारतीय तीर्थयात्रियों की बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका है। मक्का से मदीना जा रही थी ये बस, जिस दौरान डीजल टैंकर में टक्कर हुई है और बस में सवार सभी तीर्थयात्री वो जलकर खाक। ऐसा इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, क्योंकि जो दुर्घटना स्थल है जहां पर ये वारदात हुई है वहीं की ये तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात के वक्त ये हादसा हुआ है। अमूमन जो तीर्थयात्री जाते हैं उम्रे पर, सफर रात में करते हैं ताकि समय बच पाए और दिन जो है वो मक्का से चाहे मदीना जा रहे हो या मदीना से चाहे मक्का जा रहे हो कि रात में सफर बस में सोते हुए कट जाएगा और उसके बाद पूरा दिन जो है अगला वो मिल जाएगा मक्का में या मदीना में, जिस भी दिशा में वो जा रहे होते हैं, और वहां पर वो अपनी इबादत कर पाएंगे। लेकिन इस दौरान रात के सफर के वक्त ये भीषण हादसा हो गया और तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से ये तेल का टैंकर बताया जा रहा है और उसी डीजल टैंकर में टक्कर हुई है, जिसके बाद बस आग की लपटों की चपेट में आ गई है। आप देख रहे हैं कैसे आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। कितना भीषण यह हादसा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में यह हादसा हुआ है तो मदीना में ये टक्कर बताई जा रही है हुई है। मक्का से मदीना बस जा रही थी और बिल्कुल मदीना के नजदीक पहुंच चुकी थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। अब हादसे की वजह क्या रही? तो जो बदर मदीना राजमार्ग है वहां पर यह हादसा हुआ है। 42 लोग सवार थे जिस वक्त बस में आग लगी और बस में आग लगी 42 के 42 लोगों की मौत की खबर है। यह हादसा कैसे हुआ? टक्कर हुई है डीजल टैंकर के साथ बस की। अब कोई तकनीकी खराबी की वजह से, तेज रफ्तार की वजह से, या फिर जो ड्राइवर था उसको नींद का झोंका आ गया इस वजह से, अभी देखिए जानकारी स्पष्ट नहीं है कि हादसे की वजह क्या रही। लेकिन जो मरने वाले तीर्थयात्री हैं वो सभी भारत के हैं। ये भारतीय जत्था था तीर्थयात्रियों का, हैदराबाद से गया हुआ था सऊदी अरब उम्रा के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी ने अपने मोबाइल से ये पूरा हादसा जो है उसका वीडियो बनाया है और पीछे आप अरबी भाषा में उस व्यक्ति को कुछ कहते भी सुन पा रहे हैं। तो ये राजमार्ग है बदर मदीना राजमार्ग और यहीं पर ये हादसा हुआ, भीषण हादसा। जो حقنا الدفاع المدني بيض الله وجيههم والله ما تاخروا نشوف من المدينه مسافه 40 किलो। मक्का से सफर पर निकले थे ये तीर्थयात्री। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है मदीना की ओर बढ़ रहे थे और मदीना के बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए ही ये हादसा हो गया। तो साल भर जो दुनिया भर के मुसलमान हैं उनका सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है उम्र के लिए। और ऐसे में अब देखिए ये जो तीर्थयात्री हैं जिनकी मौत हुई है सऊदी अरब में वो सभी हैदराबाद के हैं और ऐसे में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान भी सामने आ गया है, वो सुना देते हैं आपको। मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ आगे का एजेंडा में। ये खबर सऊदी अरब से आ रही है। दरअसल सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों का जत्था जो पहुंचा हुआ था उम्रे के लिए, उन्हीं की बस
दुर्घटना का शिकार हो गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। सऊदी अरब के मदीना में बड़ा हादसा हुआ है। उम्रे पर गए हुए थे ये भारतीय तीर्थयात्री और ये मक्का से मदीना की तरफ आ रहे थे जिस वक्त ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बस में मौजूद सभी 42 के 42 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है और ज्यादातर ये जो तीर्थयात्री थे वो हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दरअसल हैदराबाद के ही दो जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उन्हीं के जरिए ये तीर्थयात्री उम्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। मक्का से मदीना ये बस ट्रैवल कर रही थी। जब आप उम्रा के लिए जाते हैं तो फिर दोनों शहरों में आपको जाना होता है, मक्का भी और मदीना भी। और ज्यादातर जो तीर्थयात्री उम्रा के लिए जाते हैं तो उनके मन में होता है कि अपना समय बचाएं, जो दिन का समय है वो इन्हीं पवित्र शहरों में उनका गुजरे। इसीलिए जो सफर है रात में करना पसंद करते हैं और ऐसे में ये बस भी रात के सफर पर थी। मक्का से मदीना की तरफ आगे बढ़ रही थी और मदीना के नजदीक पहुंच चुकी थी जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ये शुरुआती जानकारी है जो हमें मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसी स्थानीय व्यक्ति ने ही अपने मोबाइल में ये हादसा, इन तस्वीरों को कैद किया, हादसे की तस्वीरों को कैद किया। आप पीछे में सुन भी पा रहे हैं कैसे वो व्यक्ति अरबी भाषा में कुछ बोल रहा है और साथ ही घटनास्थल पर जो राहत और बचाव के लिए टीम्स पहुंच रही हैं, कैसे वहां पर सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची, एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी को बचाया नहीं जा सका। सब कुछ चंद लम्हों में जलकर खाक हो गया। डीजल से भरा टैंकर था जिससे ये बस टकराई है। और हैदराबाद के ही सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्हें अभी तक क्या जानकारी इस हादसे को लेकर मिली है, असदुद्दीन ओवैसी मीडिया के सामने आए, क्या कहा, सुनाते हैं आपको। मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के दो ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शेख मोहसिन अली हैदराबाद से मौजूद हैं। जरा उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं मोहसिन से और क्या डिटेल्स अभी तक सामने आ रही हैं। मोहसिन जी देखिए, बहुत दुखद खबर सऊदी अरेबिया से आ रही है जिसमें एक बस जो है जो मक्का से होकर मदीना जा रही थी और रास्ते में ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद भीषण हादसा हुआ और जिससे 42 लोग जिसमें सवार थे उसमें से एक ही शख्स बच पाया। बाकी के जितने लोग थे वो बस पूरी तरह जलने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। अभी तक जो पुष्टि हुई है हैदराबाद से उसमें ज़्यादातर लोग थे। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जो है इस पर इसकी बहुत दुख व्यक्त किया है और उन्होंने बहुत जल्दी इसकी जो तमाम तफसीलात है वो निकालने के लिए कंट्रोल रूम नंबर्स दिए हैं ताकि जो लोग अपने परिजनों को लेकर परेशान हैं उनको जो है इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी दी जा सके। बताया जा रहा है कि ये बस जो है रात के वक्त मक्का से मदीना के लिए निकली थी और बीच रास्ते में ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद भीषण आग लगी बस में और बस एक ही शख्स बच पाया है। और इसकी जानकारी जो है अभी जुटाई जा रही है कि कहां से कितने लोग थे, लेकिन हैदराबाद से अभी तक 10 लोगों के मरने की खबर की पुष्टि हुई है और एक अलमीना ट्रैवल्स है और दूसरा कोई और ट्रैवल्स है जिन्होंने हैदराबाद से यात्रियों को भेजा था वहां पर। अभी तक इतनी जानकारी मिल पाई है। इस जानकारी के चलते और जो है जानकारी
लेने की कोशिश की जा रही है, बहुत मालूमात और की शुक्रिया जा रही आपका है। मोहसिन इस तमाम जानकारी के लिए। कोई और डिटेल्स आपके पास पहुंचेंगी तो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल देखिए ये दुखद हादसा सऊदी अरब में हुआ है। मक्का से मदीना की ओर ये बस जा रही थी और इस बस पे सभी जो तीर्थयात्री मौजूद थे वो भारत के और हिंदुस्तान के हैदराबाद के रहने वाले ज्यादातर ये तीर्थयात्री बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हो गई है। और अब बात दिल्ली धमाके से जुड़े बड़े खुलासों की। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियां आतंक के सफेदपोश नेटवर्क को बेनकाब कर रही हैं। हैरान करने वाली हकीकत है जो सामने आ रही है। दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन का अब पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। वहीं एनआईए ने एक बड़ा खुलासा भी किया है। दिल्ली लाल किला के नजदीक जो धमाका हुआ उसको लेकर अब सबसे नया खुलासा। जांच एजेंसियों ने कार में धमाके को लेकर इस वारदात को आत्मघाती हमला करार दे दिया है। आतंकवादियों ने I-20 कार को चलता फिरता IED बम बनाया था। एनआईए ने साजिश में शामिल आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। आत्मघाती हमलावर के साथ आमिर ने धमाके की साजिश रची थी। धमाके में इस्तेमाल I-20 कार भी इसी आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। थोड़ी देर में आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। एनआईए ने गिरफ्तारी की है आमिर राशिद की। यही वो आमिर राशिद है जिसके नाम पर यह I-20 गाड़ी रजिस्टर्ड थी। कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है आमिर राशिद और साजिश में यह भी पूरी तरीके से शामिल था। तो डॉक्टर उमर का साथी आमिर राशिद। डॉक्टर उमर ने I-20 कार अपने नाम पर नहीं बल्कि इसी आमिर राशिद के नाम पर खरीदी थी। इसी आमिर राशिद के नाम पर यह I-20 कार रजिस्टर्ड थी। जांच एजेंसियों की माने तो आमिर राशिद ने ही आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के साथ मिलकर यह पूरा प्लान तैयार किया था। कुछ दिन पहले आमिर कश्मीर से कार खरीदने दिल्ली आया था और फिर उसी कार में IED लगाकर आत्मघाती हमला किया गया। जांच में यह भी साफ हो चुका है कि कार चलाने वाला और धमाके में मारा गया शख्स उमर नबी ही था। वहीं एनआईए ने उमर की एक और गाड़ी भी जब्त की है जिसे सबूत के तौर पर खंगाला जा रहा है। आपको बता दें इस हमले में 13 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार सफेदपोश आतंकी नेटवर्क को खंगाल रही हैं। अब तक करीब 73 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। देश भर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो यह आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल था जो सामने आया और देश के सभी लोग हैरान रह गए ये देखकर, ये सोचकर कि जरा देखिए कैसे ये पढ़े लिखे युवा और वो भी डॉक्टर जिनकी जिम्मेदारी जान बचाना होती है वही मौत के सौदागर बन गए। उन्होंने ही इंसानियत को खत्म करने की ये साजिश रची। एनआईए की तरफ से पुष्टि कर दी गई है जो धमाका था I-20 कार वाला वो आत्मघाती धमाका था। डॉक्टर उमर आत्मघाती हमलावर था। बीच में जो अलग अलग थियरीज चल रही थी कि हो सकता है गलती से ये ब्लास्ट हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं। उसने खुद अपने आप को उड़ाया, आत्मघाती हमला किया। दिल्ली धमाके में ये बड़ा खुलासा। कार को चलता फिरता बम अपने मददगार के साथ मिलकर डॉक्टर उमर ने बनाया था और वो मददगार आमिर है। आमिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 10 नवंबर को लाल किले के नजदीक I-20 गाड़ी में जो जोरदार धमाका हुआ था वो आत्मघाती हमला ही था। सुसाइड बॉम्बर ने कार को IED बम की तरह इस्तेमाल किया। पटियाला हाउस कोर्ट में आज आमिर राशिद को पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी सामने आ रही है। आमिर राशिद ही वो शख्स जो खास तौर से कश्मीर से फरीदाबाद आया था और यहीं फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से I-20 कार खरीदी थी। इसी आमिर राशिद के नाम पर ही वो I-20 कार रजिस्टर्ड है। दिल्ली धमाके में शामिल आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर भी बड़ा खुलासा हो रहा है। ये जो डॉक्टर शाहीन है ये 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। डॉक्टर शाहीन जांच एजेंसी जब इसका आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं तो शाहीन की विदेश यात्रा का ये रिकॉर्ड जांच एजेंसी को मिला। 2013 में कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद ये थाईलैंड भी गई थी। पाकिस्तान और थाईलैंड के अलावा 6 और मुल्कों में ये यात्रा कर चुकी है। डॉक्टर शाहीन के पास जांच एजेंसियों को 3 पासपोर्ट मिले हैं। तीनों पासपोर्ट पर अलग अलग पता है, अलग अलग अभिभावक के नाम। कानपुर, लखनऊ, फरीदाबाद के पते पर मिले पासपोर्ट। एक पासपोर्ट में पिता, दूसरे में पति और तीसरे में भाई को अपना अभिभावक दिखाया।
और वहीं आतंकी साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन पर सूत्रों के हवाले से एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। 7 साल में शाहीन का जो बैंक खाता है उससे करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा 1,55,00,000 के आसपास का लेन देन हुआ है। शाहीन के 1 नहीं 2 नहीं 7 बैंक अकाउंट्स, इन 7 बैंक खातों को खंगाला गया और फिर ये जानकारी मिली है। 3 बैंक खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में, 2 दिल्ली में। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। शाहीन के बैंक खातों में लेन देन का जो ब्यौरा है, जांच एजेंसियां उसको जुटा रही हैं। शाहीन के बैंक खातों से 2016 में 11 लाख का लेन देन हुआ। शाहीन के बैंक खातों से 2017 में 19 लाख का लेन देन हुआ। तो जांच एजेंसियां अब पूरी पड़ताल कर रही हैं शाहीन के बैंक खातों की। ये आतंकी साजिश और इस आतंकी साजिश को लेकर अब तक के 10 बड़े खुलासे आपके सामने में रखने जा रही हैं। लाल किले के पास धमाका जो हुआ वो आत्मघाती हमला था, ये साफ हो गया है। i-20 कार को एक चलता फिरता IED बम बना दिया था इस डॉक्टर डेथ ने। हमले में आमिर राशिद ने आतंकी डॉक्टर उमर की मदद की थी। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है साजिश में शामिल डॉक्टर शाहीन। कानपुर से नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड भी गई थी। 7 साल में डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट से 1,55,00,000 से ज्यादा का लेन देन हुआ है। हवाला के जरिए जैश ने डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन तक पैसे पहुंचाने का काम किया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। आतंकवादियों ने 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर भी खरीदा था। धमाके में इस्तेमाल अमोनियम नाइट्रेट मेवात से खरीदा गया था। तो डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक साथ महीनों की छुट्टी पर जाते थे। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अब से कुछ ही देर बाद आमिर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। आमिर को कोर्ट में NIA पेश करने की तैयारी में है। NIA ने आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर राशिद इस पूरे आतंकी वारदात में एक मुख्य कड़ी बनकर उभरा है, क्योंकि वो i-20 कार जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था, जिसे एक चलता फिरता IED बॉम्ब डॉक्टर उमर ने बना दिया था, वो i-20 कार आमिर राशिद के नाम पर ही रजिस्टर्ड। लाल किले के बाहर हुए धमाके के बाद NIA ने इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी की है, जिसका नाम आमिर बताया जा रहा है। और आज NIA की जो टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट की NIA की स्पेशल कोर्ट में उसको पेश कर सकती है। और सुरक्षा के मद्देनज़र पटियाला हाउस कोर्ट में पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यहाँ पर पहले से ही रहती है, लेकिन अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र आप तस्वीरों में देख भी सकते होंगे कि कैसे पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जो जवान हैं उनको पटियाला हाउस कोर्ट के 3 से 4 गेटों पर तैनात किया गया है। और ये फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो NIA की टीम है वो किसी भी समय जो इस मामले में गिरफ्तार हुआ है शख्स आमिर, जिसके नाम बताया जा रहा था कि जो i-20 कार थी उसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जब पटियाला हाउस कोर्ट में NIA की टीम आमिर नाम के शख्स को पेश करेगी तो ये देखना बेहद अहम होगा कि NIA की टीम आमिर नाम के शख्स की कितने दिन की कस्टडी मांगती है। लेकिन फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं NIA की टीम कभी भी आमिर नाम के शख्स को NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली। उधर दिल्ली में आतंकी हमले पर UP ATS की बड़ी कार्रवाई हुई है। जांच एजेंसियों के इनपुट पर लखनऊ में ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। लखनऊ के पारा समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां संदिग्धों की तलाश तेज है। 13 संदिग्धों को हिरासत में लेकर UP ATS पूछताछ कर रही है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज के संपर्क में ये संदिग्ध थे जिनसे पूछताछ की जा रही है। NIA और IB के इनपुट पर देश भर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जांच एजेंसियों के रडार पर शाहीन के संपर्क में जो लोग थे वो सभी हैं। तो दिल्ली में आतंकी हमले पर UP ATS की ये बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसियों के इनपुट पर लखनऊ में ताबड़तोड़ छापे UP ATS कर रही है। लखनऊ का पारा इलाका, इसके अलावा भी कई अन्य इलाके हैं जहां संदिग्धों की तलाश की जा रही है। 13 संदिग्ध अभी तक UP ATS ने हिरासत में लिए हैं।
जिनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली में धमाके के बाद आतंकवादियों के ये नेटवर्क की तलाश जो तेज हो गई है। जांच एजेंसियों के इनपुट पर देश भर में धरपकड़ जारी है। देश भर में जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में उन्हें लिया जा रहा है। यूपी की अगर बात की जाए तो एटीएस ने बीते 24 घंटे में लखनऊ से 13 संदिग्धों को पकड़ा है। 15 नवंबर को 2 संदिग्ध विदेशी डॉक्टरों को नेपाल बॉर्डर से दबोचा गया। डॉक्टर शाहीन और परवेज के संपर्क में रहने वालों से पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल की जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा के मेवात से अब तक 5 संदिग्ध को पकड़ा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली धमाके को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 2 समन भेज दिए गए हैं। धमाका करने वाले आतंकवादियों का यूनिवर्सिटी से सीधा कनेक्शन मिला है। अब तक यूनिवर्सिटी के कई स्टाफ और छात्रों से पूछताछ भी हो चुकी है। फरीदाबाद से ओखला तक यूनिवर्सिटी के दफ्तर खगाले जा चुके हैं। तो जांच एजेंसियां गहराई से जांच कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी इस जांच के केंद्र में है क्योंकि इन आतंक के डॉक्टर्स का इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से सीधा कनेक्शन जो देश के सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।